हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज नूक। माय नेम इज़ नेहा बाजपेयी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं पॉलिटी डिस्कस करने वाली हूँ। पॉलिटी को हम चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत की बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। पिछले 25 सालों में यूपीएससी ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं प्रीलिम्स में पॉलिटी में, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और आई होप आप लोगों को जो मैंने हिस्ट्री की वीडियोज़ अपलोड की हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की, वो पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि थोड़ा मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। और ऐसे ही नई नई वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए विदाउट फर्दर एड्यू वीडियो को शुरू करते हैं। The first question that we are taking was asked in 1995. In the interim government formed in 1946, the vice president of the executive council was. 1946 में जो एंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी उसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे? अगर हम लोग इसका बैकग्राउंड समझे तो 1946 में एक एंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी जिसके तहत ये डिसाइड किया गया था कि जो इंडिया का सिस्टम है इट विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंडियंस ओनली। तो उस टाइम पे हमारे वॉइसरॉय जो थे उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी उसकी संख्या 15 थी। और ये डिसाइड किया गया कि इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स ओनली और ओनली इंडियंस ही होंगे। तो जो उस टाइम पे वॉइसरॉय थे वॉवेल, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग 14 और इंडियन मेंबर्स को इसमें शामिल करेंगे। सिर्फ जो कमांडर एंड चीफ था वो ब्रिटिश रहेगा, बाकी के सारे मेंबर्स 15 में से जो 14 मेंबर्स होंगे वो इंडियंस होंगे। तो उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो बात कर रहे हैं जिसके उसके प्रेसिडेंट तो वॉइसरॉय ही थे और उसका वाइस प्रेसिडेंट कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू। तो इसके हिसाब से उस एंटरिम गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे और ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। So this question was asked in 1996. Dr. B.R. Ambedkar was elected to the Constituent Assembly from which among the following? इस क्वेश्चन में पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट किया गया था उनको किस सीट से इलेक्ट किया गया था। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो इलेक्ट की गई थी। वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी प्रोविंसेस की, उन लोगों ने इलेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे उनको खड़ा होना पड़ता था, उनको ये चुनाव लड़ना पड़ता था किसी एक पर्टिकुलर सीट से। तो B.R. अम्बेडकर ने सबसे पहले जो चुनाव लड़ा था वो ईस्ट, जो उस टाइम पे ईस्ट बंगाल हुआ करता था, वहाँ की किसी सीट से ये इलेक्शन लड़ा था। लेकिन जब भारत में बंटवारा हो गया 1947 में, तो जो वो पार्ट था वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और इनके पास में कोई सीट नहीं थी। तब इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पूना की जो सीट थी वहाँ से चुनाव लड़ा, जो कि उस टाइम पे खाली थी, और उन्होंने वो चुनाव जीता। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट का असेंबली का हिस्सा इस तरह से बन गए पुणे सीट से इलेक्शन जीतकर। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन 1996. हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया था? तो आपको ज़्यादातर सारी बुक्स में ये पता चल जाएगा पढ़ने के बाद में कि जो M.N. रॉय थे उनका ब्रेन चाइल्ड था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया। लेकिन इसमें उन्होंने एक पार्टी के बारे में पूछा है। तो जो आइडिया था अगर आपको इस क्वेश्चन में कभी भी कन्फ्यूजन होता है तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। अगर M.N. रॉय को ऑप्शन में दिए गए हैं तो आपको बिना सोचे समझे उनको टिक कर देना है, वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कई जगह पर ऐसा भी मैंने पढ़ा है कि गांधी जी ने भी इस आइडिया को प्रपोज किया था। तो अगर M.N. रॉय नहीं है, गांधी जी का ऑप्शन दिया गया तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जो यूपीएससी ने इसका करेक्ट आंसर दिया था, उन्होंने बोला था कि स्वराज पार्टी ने 1934 में रांची में इस आइडिया को प्रपोज किया था और 1935 में कांग्रेस का ये पूरा प्रोपेगेंडा बन गया था कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करना है। तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो ए, स्वराज पार्टी इन 1934। लेकिन किस पर्सन का ये ब्रेन चाइल्ड था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया, वो M.N. रॉय ही करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको पहले ऑप्शन वो दिखता है तो आपको वो टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2002. मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं और ये पूछ रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके मेंबर्स थे जिन्होंने कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, उनको
कैसे चूज़ किया गया था, उनको कैसे इलेक्ट किया गया था। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं था। भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे इंडियंस के द्वारा ही। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा थर्ड है, यानी कि सी है, जिसमें कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उनके मेंबर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके मेंबर्स को इलेक्ट किया था। ये एक डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, इसमें पहले जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके मेंबर्स चूज किए गए थे, जिन्होंने कि बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया। तो इसका हमारा सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। So this question was asked in 2003 with reference to colonial rule in India. What was sought by Albert Bill in 1883? 1883 के बिल में, एल्बर्ट बिल में क्या सीख करने की कोशिश की गई थी कॉलोनियल रूल के दौरान इंडिया में? तो 1883 का जो बिल था उसमें लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। उसमें ये कोशिश की गई थी, उसमें ये प्रपोज किया गया था कि जो ब्रिटिश क्रिमिनल्स हैं या जो ब्रिटिश एक्यूज्ड हैं उनको एक इंडियन जज भी ट्राई कर सकता है, एक इंडियन जज भी उनके केसेस सुन सकता है। इससे पहले ये रूल हुआ करता था कि जो ब्रिटिश क्रिमिनल थे उनके केसेस सिर्फ एक ब्रिटिश जज ही सुन सकता था। तो रिपन के अनुसार ये जो था ये थोड़ा अनफेयर था और इसको एक सिस्टम को फेयर चांस देने के लिए कोई भी इंडियन जज, कोई भी इंडियन सेशन जज किसी भी ब्रिटिश क्रिमिनल को ट्राई कर सकता था। तो इस पर बहुत विवाद हुआ, स्पेशली जो विमेन थी, जो ब्रिटिश विमेन थी, उन्होंने विवाद किया। उन्होंने आर्ग्यूमेंट रखा कि जो इंडियन मैन होते हैं दे आर वेरी इग्नोरेंट टुवर्ड्स देयर वुमेन। वो अपनी औरतों का ध्यान नहीं रखते हैं, उनकी सुख सुविधाओं के लिए बहुत ही इग्नोरेंट होते हैं। सो हाउ कैन दे अंडरस्टैंड आर पेन, और वो हमारी चीज़ें कैसे समझ पाएंगे। इस पर जो बंगाल की विमेन थी उन्होंने एक करारा जवाब देते हुए कहा कि हमारी जो एजुकेशन है वो आप लोगों से बेटर है। जो ब्रिटिश वुमेन थी उनकी एजुकेशन से इंडियन वुमेन की जो एजुकेशन थी वो बेटर थी, ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा इंडियन वुमेन ने कहा, स्पेशली बंगाल में। और उसी टाइम पर बंगाल की एक यूनिवर्सिटी थी जिसने कि इंडियन वुमेन को ग्रेजुएशन डिग्री के लिए अलाउ किया था। तो ये सारी चीज़ें उस समय फोकस में हुई और बाद में जो लॉर्ड रिपन थे उनको थोड़े अमेंडमेंट लाने पड़े और ये अमेंडमेंट के दौरान जो ज्यूरी था उसमें कम से कम 50%, जो 50% ब्रिटिश का होना ज़रूरी था अगर कोई ब्रिटिश एक्यूज को ट्राई किया जा रहा है। लेकिन कोई भी जज ब्रिटिश हो या इंडियन हो वो ब्रिटिश क्रिमिनल को ट्राई कर सकता है, उसके केसेस को सुन सकता है। तो ये कुछ एल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी थी। तो इसके हिसाब से जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, टू ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस एट द इक्वल स्टेटस एज फार एज द पीनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट वर कंसर्न। तो हमारा ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला हम लोग देखेंगे। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2004, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली of India was elected by provincial assemblies in the year 1946. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। The second statement is Jawaharlal Nehru, Muhammad Ali Jinnah and Sardar Vallabhbhai Patel were members of the Constituent Assembly of India. जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन दो इम्पॉर्टेंट फिगर, एक मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे महात्मा गांधी, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे। ये आपको याद रखना है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन जनवरी 1947। ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो गलत है क्योंकि जो पहला सेशन था इट वाज होल्ड इन 1946। Constitution of India was adopted on 26 जनवरी 1950। बिल्कुल गलत है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये नवंबर में अडॉप्ट किया गया था, 26 जनवरी 1950 को इट केम इनटू द इफेक्ट। तो एक मेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वीडियो है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपके पास में टाइम है, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो टू, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। मूविंग ऑन, this question was asked in 2005. Who among the following was the chairman of Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? जो Constituent Assembly थी उसकी Constitution Committee, यूनियन Constitution Committee का चेयरमैन कौन था? तो जो Constitution Committee थी, एक यूनियन Constitution Committee थी, दूसरी प्रोविंशियल Constitution Committee थी। तो जो यूनियन Constitution Committee थी उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू और जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो करेक्ट
ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि सी ऑप्शन। ओके, याद रखिएगा अगर प्रोविंशियल पूछते हैं तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लिक करना है, जवाहरलाल नेहरू को नहीं क्लिक करना है। ओके, मूविंग ऑन। 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अंडर हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड in October 1947 by the advisory branch of Office of Constituent Assembly। कंस्टिट्यूएंट जो असेंबली बनी थी उसकी जो एडवाइजरी ब्रांच थी उनकी देख रेख में, उनके सुपरविजन के अंदर जो पहला ड्राफ्ट बना था 1947 में, तो जो उस एडवाइजरी ब्रांच के चेयरमैन थे वो कौन थे, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके कंस्टिट्यूएंट एडवाइजर थे जिनका नाम था BN राव। तो उस ब्रांच के अंदर जो अक्टूबर 1947 में थे पहला ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया था। हालांकि जो पहला ड्राफ्ट था वो फॉर्मली प्रेजेंट किया गया था 1948 में, फरवरी 1948 में प्रेजेंट किया गया था और 8 महीने दिए गए थे कि आप इसको अच्छी तरह से डिस्कस कर लीजिए। फिर अक्टूबर में हम लोग दूसरी बार जो भी अमेंडमेंट वगैरह करने होंगे वो किए जाएंगे। तो 8 महीने का टाइम दिया गया था, लेकिन जो रफ ड्राफ्ट था वो अक्टूबर 1947 में प्रिपेयर किया गया होगा। लेकिन तो यहाँ पर हमें ये पूछा है कि कौन था उस टाइम पे चेयरमैन, तो चेयरमैन जो थे वो BN राव थे। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द बॉवेल प्लान द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इक्वल। रीजन दिया गया है, वॉवेल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो एक बात आपको याद रखनी है कि जो ब्रिटिश थे उनको कभी कोई फर्क नहीं पड़ा कि इंडिया पाकिस्तान एक रहे, डिवाइड हो जाए, उनको कोई मतलब नहीं था इस बात से। तो ये कभी भी किसी चीज़ का रीज़न आता है तो आप इसको पूरा अवॉइड कर दीजिए कि ये तो गलत होगा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हम एक रहें, अलग हो जाएं, हम अपने आप में किसी और को मिला लें, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। पहला वाला जो हमारा असर्शन है वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द बॉवेल प्लान द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर्स इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इक्वल। उन्होंने बोला कि जो हिंदू और मुस्लिम होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो इक्वल होने चाहिए। हाँ, बॉवेल ने ये प्लान दिया था। लिनलिथगो के बाद में लॉर्ड बॉवेल आए थे, तो उन्होंने देखा कि एक इंडिया में डेडलॉक है कि कुछ भी कंस्टिट्यूएंट को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, असेंबली को लेकर कुछ भी फॉर्मली अप्रूव नहीं हो पा रहा है इस डेडलॉक के कारण। तो उसको उन्होंने रिजॉल्व करने के लिए 1945 में एक प्लान दिया था जिसका नाम था बॉवेल प्लान, जिसके तहत उन्होंने बोला था कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनका नंबर सेम होना चाहिए। तो असर्शन बिल्कुल सही है, लेकिन रीज़न इसका ये नहीं था कि बंटवारा नहीं हो। तो हमारा जो सी ऑप्शन है कि A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स, वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी की जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी उसका चेयरमैन कौन था। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, आपको हमेशा याद रखना है कि जो ड्राफ्ट किया गया था वो ड्राफ्ट किया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है A वो सही हो जाएगा। ओके, देखिए कमिटीज़ की अगर बात करें तो 8 मेजर कमेटी थी और 15 माइनर कमेटी थी। जो मेजर कमेटी थी वो आपको याद रखनी ज़रूरी है। लक्ष्मीकांत की बुक में इनका एक आपको प्रॉपर लिस्ट दी जाएगी, आप उनको याद कर लीजिए क्योंकि उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा वो सबसे ईजी होगा अटेम्प्ट करना, और आपकी जो बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट करना आसान रहता है अगर आपको इनके बारे में पता होगा तो। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन 2009। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली लेड टू द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो डिस्कशन हुए थे जिनके बाद ही GOI एक्ट 1935 पास हुआ, या जिसके कारण जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक पास हुआ। ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। दूसरे ऑप्शन में ये लोग बोल रहे हैं, दूसरे स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन टू बी बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ये प्रपोज किया गया था कि हम एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाते हैं जिसमें जो ब्रिटिश इंडिया की प्रोविंसेस हैं वो शामिल होंगी और प्रिंसली स्टेट्स शामिल होंगी। ये सारी की सारी एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेंगी। लेकिन ये सिर्फ एक प्रपोजल ही रहा, ये कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया। इसके पीछे रीज़न ये था कि जो प्रिंसली स्टेट थे वो किसी पचड़े में पढ़ना नहीं चाहते थे, वो इन सारी चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहते थे, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। तो इन्होंने इसको कभी शामिल ही नहीं किया, इन्होंने इसको कभी ज्वाइन ही नहीं
किया और इसके कारण जो ये जो हमारा यूनियन था या जो फेडरेशन था वो कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया, लेकिन हाँ प्रपोज किया गया था। तो इसके हिसाब से हमारा जो फर्स्ट और सेकेंड दोनों के दोनों ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन। जो सेंटर और स्टेट है उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुआ था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस स्कीम के तहत या किस एक्ट के तहत आया था। तो 1900 जो हमारा 1935 का एक्ट था जिसमें पर्टिकुलरली सेंटर और स्टेट के बीच में जो उस टाइम पर हमारा सेंटर हुआ करता था और जो प्रोविंस हुआ करती थी उनके बीच में डिवीज़न ऑफ पावर हुआ था। उस टाइम पर उन्होंने जो प्रोविंसेस थी उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी थी और उन्होंने उनको और ज़्यादा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर दी थी कि आप अपने नियम बना सकते हैं और आप एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह बिहेव कर सकते हैं, उसकी तरह एक्ट कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने एक डिवीज़न ऑफ पावर्स किया था जिसको ही इंक्लूड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब पावर को डिवाइड किया गया बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और इन पावर्स को कैसे डिवाइड किया गया है, हमको 3 लिस्ट दी गई हैं। एक सेंटर की लिस्ट है जिसपे सिर्फ सेंटर रूल बनाएगा, एक स्टेट की लिस्ट है जिसपे स्टेट्स अपने रूल बना सकते हैं और एक कॉन्करेंट लिस्ट है जिसपे दोनों के दोनों जो नियम है वो बना सकते हैं। तो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और are the principal features of the Government of India Act 1919। 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके क्या क्या फीचर्स थे। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस, ये वाला ऑप्शन सही है। उन्होंने जो प्रोविंसेस थी वहाँ पर डायरकी का सिस्टम लेके आए थे। डायरकी का मतलब होता है डायआर्की। डायरकी मतलब कि डबल रूल, 2 गवर्नमेंट, 2 बॉडी, 2 आर्म्स आपकी किसी भी एक स्टेट को हैंडल कर रही होंगी, यानी कि 2 तरह की गवर्नमेंट आपके सिस्टम को हैंडल कर रही होंगी। जैसे मोनार्की होता है जिसमें एक गवर्नमेंट होती है, डायरकी में 2 गवर्नमेंट होंगी। अब ये 2 गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर मैं बताती हूँ। जब 1919 में लाया गया था तो उन्होंने सबसे पहले सब्जेक्ट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला तो उन्होंने सेंटर के सब्जेक्ट कर दिए, दूसरे इन्होंने प्रोविंसेस के सब्जेक्ट कर दिए। इसके बाद में उन्होंने बोला कि थोड़ी सी ऑटोनॉमी प्रोवाइड की थी प्रोविंसेस की। उन्होंने बोला कि ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इस पे आप अपने रूल बना दिए। इसके बाद में उन्होंने जो ये प्रोविंसेस को सब्जेक्ट्स दिए थे इनको फिर से 2 हिस्सों में बांट दिया। इन्होंने बोला कि ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इन पे एक आर्म रूल बनाएगी, ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इन पे दूसरी आर्म या दूसरी गवर्नमेंट रूल बनाएगी। कॉमन चीज़ क्या थी इन दोनों आर्म्स में कि जो गवर्नर था उस प्रोविंस का वो कॉमन रहेगा। उसके अंदर 2 तरह के मिनिस्टर्स होंगे, एक तो उसकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी और एक उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। ये दोनों को सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए गए थे। तो इन सारे सब्जेक्ट्स पर अलग अलग तरह से 2-2 गवर्नमेंट हमारी काम कर रही थी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये बाइकैमरलिज्म का हिस्सा नहीं था। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है एक ही चीज़ के बस 2 हाउस बना दिए गए, अपर हाउस और लोअर हाउस। डायरकी का मतलब होता है कि सब्जेक्ट ही अलग हैं, कि आपके ऊपर जो रूल्स बनाए जा रहे हैं वो 2 गवर्नमेंट रूल बना रही है, बस सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया है। तो ये डिफरेंस होता है। तो ये वाला जो फीचर था वो 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके कारण हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम के लिए अलग इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आया था। 1909 में पहली बार ये कम्युनल इलेक्टोरेट वाला कॉन्सेप्ट आया था जिसमें मुस्लिम जनता के लिए जो मुस्लिम कैंडिडेट होगा और सिर्फ मुस्लिम जनता ही उनके लिए वोट करेगी, ये वाला कॉन्सेप्ट आया था 1909 में। 1909 में इन्होंने इसको और बढ़ा दिया। इन्होंने जो एंग्लो इंडियंस थे, जो इंडियन क्रिश्चियंस थे, जो सिख थे, इन सबको अलग अलग कर दिया। लेकिन आपको याद रखना है कि एससी और एसटी को अभी भी इन्होंने डिवाइड नहीं किया था। तो इसके हिसाब से हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू प्रोविंसेस, हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उन्होंने लेजिस्लेटिव अथॉरिटी दी थी प्रोविंसेस को, सेंटर ने डेलीगेट कर दी थी। उन्होंने बोला था कि ये सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आप अपने लॉ, अपना लेजिस्लेचर जो है पास कर सकते हैं, इस पे आप अपने नियम, अपने एक्ट जो है वो पास कर सकते हैं। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा फर्स्ट एंड थर्ड और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। With reference to Indian history, the member of Constituent Assembly from provinces were.
जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे प्रोविंसेस से, वो किस तरह से चुने गए थे, ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो हमारा बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैंने पहले भी डिस्कस किया है, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उनके मेंबर्स ने जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी उनके मेंबर्स को इलेक्ट किया था। तो हमारा बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।